बंगाल में जैसे ही चक्रवाती तूफान मंडराने लगता है, झारखंड का मौसम सुहाना हो जाता है। लेकिन जब बंगाल भगवा हुआ तो झारखंड के जो वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर है, वे बीमार पड़ गए। देखिए, राधा कृष्ण किशोर बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है, बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है। उनकी राजनीति को आप देखिए, मुझे लगता है झारखंड का ऐसा कोई दल नहीं है जिसका एक भी विधायक रहा हो और उस दल की कोर कमेटी के सदस्य राधा कृष्ण किशोर ना रहे हो। अच्छा, गजब बात यह है, आपने बोला ना कि बंगाल में जब चक्रवात उठता है तो उसका असर झारखंड पर पड़ता है। अब इस बार तो चक्रवात बंगाल में भी उठा है, उड़ीसा में भी उठा है, बिहार में भी उठा है, छत्तीसगढ़ में भी उठा है, मध्य प्रदेश में भी उठा है। इन तमाम जगहों पर चक्रवात है। भगवा चक्रवात है, चक्रवात की बात की, वो चक्रवात सब तरफ से उठ रहा है और उस चक्रवात का सबसे ज्यादा असर हेमंत सोरेन पर हो रहा है। उस चक्रवात से भिड़ने के लिए हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अच्छा आदमी होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपकी पैंट उतार के ले गया। हेमंत सोरेन के लपेटे में इरफान आ चुके हैं, पूरी कांग्रेस आ चुकी है। कमजोर होता है ना, उसकी बीवी को सब आंख मार के निकल जाता है, और हमारे इरफान अंसारी भाई कमजोर आदमी है सत्ता में, जिनकी कुर्सी को सब डुला के निकल जाना है। तो धरती गोल है, और धरती गोल है कि जब पहली बार घोषणा गैलीलियो ने की थी तो उसकी जो जुतम पैजार हुई थी, कहिए मत। मैं धरती गोल है की बात क्यों कर रहा हूं? आज देखिए हमारे साथ जो बैठे हैं, हमारे पुराने सहयोगी, हमारे पुराने बॉस और हमारा छोटा भाई अभिषेक जी बैठे हुए क्यों हैं? दरअसल बंगाल में भी जब भी मौसम बदलता है ना, उसकी आहट झारखंड में दिखलाई पड़ती है। बंगाल में जैसे ही चक्रवाती तूफान मंडराने लगता है, झारखंड का मौसम सुहाना हो जाता है। लेकिन इस बार 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? आसाम तो पहले से ही भगवा था। बंगाल की वो धरती जो कभी लाल हुआ करती थी, बाद में ममता दीदी के कारण और थोड़ा हरा हुई और इस बार पूरी तरह से भगवा हो गई। लेकिन जब बंगाल भगवा हुआ तो झारखंड के जो वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर है, वे बीमार पड़ गए। अब बीमार क्यों पड़े? सेहत खराब थी, मन थोड़ा दुखी था, या भविष्य की सियासी करवट ले रही थी? आज इसी को डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी, हेमंत सोरेन की कैबिनेट होती है जी। वो कैबिनेट के पहले राधा कृष्ण किशोर बीमार पड़ जाते हैं, और अब कैबिनेट के बाद लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं। पहला बार जो चिट्ठी लिखे उसमें तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बचाव भी किए, ये भी कहें कि भाई वो तो जो एरोप्लेन दुर्घटना हुई थी, हजारीबाग की घटना हुई थी, वो सवाल उस संदर्भ में पूछा नहीं जाना चाहिए था, जबकि 2 या 3 मुस्लिम बच्चियों के साथ रेप हुआ था। बाद में जब कांग्रेस की ओर से जंबो साइज का कमेटी बना, तब वे कह रहे हैं कि इस एरोप्लेन को लेके कहाँ जाओगे? इस जंबो साइज को लेके जाओगे क्या इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है इसकी? देखिए, राधा कृष्ण किशोर बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है, बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है। उनकी राजनीति को आप देखिए, मुझे लगता है झारखंड का ऐसा कोई दल नहीं है जिसका एक भी विधायक रहा हो और उस दल की कोर कमेटी के सदस्य राधा कृष्ण किशोर ना रहे हो। बीजेपी राधा कृष्ण किशोर मुख्य सचेतक तक रहे, बिल्कुल मुख्य सचेतक तक रहे, कांग्रेस रहे, आजसू रहे, आरजेडी रहे, एक जेएमएम को छोड़ दीजिए, बाकी तो सभी दलों का ये पानी पी करके आ गए। हर घाट का पानी। अब जब आप हर घाट का पानी पी लेते हैं ना, तो मौसम का अंदाजा आपको हो जाता है। अच्छा, गजब बात यह है, आपने बोला ना कि बंगाल में जब चक्रवात उठता है तो उसका असर झारखंड पर पड़ता है। अब इस बार तो चक्रवात बंगाल में भी उठा है, उड़ीसा में भी उठा है, बिहार में भी उठा है, छत्तीसगढ़ में भी उठा है, मध्य प्रदेश में भी उठा है। इन तमाम जगहों पर चक्रवात है, भगवा चक्रवात है, चारों तरफ चक्रवा हो गया है, बीच में हरा टापू है। बिल्कुल एकदम ये चक्रवात है। अच्छा, दूसरी चीज आप ये देखिए कि हेमंत सोरेन इधर रिजल्ट निकलता है, उधर दिल्ली भाग जाते हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, फिर से कोई निजी काम कर रहे हैं, सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो काम कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें, जेटेट की नियमावली में जब कैबिनेट में इस नियमावली के बारे में चर्चा हुई
आप सोचिए कि आरजेडी का जो अंगिका भाषी प्रदेश से आते हैं, खुद अंगिका बोलते हैं, वो कुछ नहीं बोले। लेकिन दो नाम ऐसे थे जिन्होंने पहली बार कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर के विरोध दर्ज किया कि भाई मेरा क्षेत्र छतरपुर है, वहां पर भोजपुरी मगही बोली जाती है। दीपिका पांडे बोली कि मेरे क्षेत्र में अंगिका बोली जाती है। फिर 10 दिन बाद कैबिनेट की बैठक हुई, ठीक सुबह में इनका मन कच्चा सा हो गया। पंचायत आपने देखी होगी तो मन कच्चा सा हो जाता है, उसमें तो मन कच्चा सा हो गया। अब मन जब कच्चा सा हो गया तो ये अस्पताल में एडमिट हो गए। अस्पताल में एडमिट हो गए तो इनको अंदाजा हो गया था कि भाई चूंकि कैबिनेट में ये पास होने वाला है तो चीचा लेदर हो जाएगी। क्षेत्र में जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि विधायक जी कहला ना तू, विधायक जी बोलेंगे का। तो कुल मिलाकर के बहुत जबरदस्त ये सियासी मतलब शख्सियत है। अब राधा कृष्ण किशोर की पहली चिट्ठी में वो योगेंद्र साहब का जिक्र करते हैं कि योगेंद्र साहब पर अनुशासन समिति की डंडा चला। इस चिट्ठी के पीछे का मकसद ये था कि वो मंत्री हैं, कांग्रेस अभी अफोर्ड नहीं कर सकती एक मंत्री की भी नाराजगी जिस स्थिति में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उनको पता था कि उनके ऊपर अनुशासन समिति का डंडा चलना नहीं है, वो यही अनुशासन समिति को नंगा करना चाहते थे। दूसरी चिट्ठी में बकायदा 8 पॉइंट्स लिखे उन्होंने। 314 लोगों की समिति है, 314 लोगों की इस समिति में उनके बेटे भी थे, ऐसा नहीं है कि उनके बेटे नहीं, इस्तीफा दे दिया उन्होंने और उसके बाद ये चिट्ठी लिखी गई है। और आप समझिए कि इसमें उन्होंने इरफान अंसारी का बचाव किया है, इसमें उन्होंने जेटेट नियमावली को लेकर के केशव महतो कमलेश को फंसा दिया। अब केशव महतो कमलेश कुर्मी समाज से आते हैं, वो जेटेट नियमावली का विरोध कहां से करेंगे, आप ही सोचिए। मतलब उनका पूरे कौम उनकी दुश्मन हो जाएगी अगर वो विरोध करेंगे तो। और वो बोल रहे हैं कि नहीं, इसको लेकर के आप मुखरता के साथ बात नहीं रखते हैं। विष्णुगढ़ कांड को लेकर के कि भाई आप मुखरता से बात नहीं रखते हैं। अब उसके अलावा बहुत सारे 3 वो जो बच्ची लोग मरी है उसको लेकर के भाई प्रदेश नेतृत्व इसको लेकर के कोई ना, इरफान अंसारी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से SIR पर दूसरे मुद्दे पर महिला आरक्षण पर मोर्चा खोला, राधा कृष्ण किशोर के शब्दों में पूरी कांग्रेस उस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आई। मतलब पूरी कांग्रेस फेल्यूर हो गई है झारखंड में। ये राधा कृष्ण किशोर का मानना, उनका कहना है कि भाई सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हमको सीमित नहीं रहना था, हमको धरातल पर उतरना था। धरातल पर उतर के यार जिले में आपको करना था। केशव महतो कमलेश को कपड़े वपड़े फाड़ लेने चाहिए थे एकदम, कि भाई हम विरोध कर रहे हैं महिला जो आरक्षण है उसका, जो और उसके पीछे छिपे परिसीमन का। ये राधा कृष्ण किशोर का वर्षन है, किस तरीके का वो मांग कर रहे थे। खैर, अब सवाल ये है कि आखिर अचानक से ये क्रांति आई कहाँ, एक मूल सवाल, अचानक से क्रांति क्यों है? अचानक से क्रांति आने के पीछे का कारण यही है कि जो आपने चक्रवात की बात की, वो चक्रवात सब तरफ से उठ रहा है और उस चक्रवात का सबसे ज्यादा असर हेमंत सोरेन पर हो रहा है। उस चक्रवात से भिड़ने के लिए हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात इधर एक जो रणनीति हो तैयार होनी चाहिए ना। तो कुल मिलाकर के राधा कृष्ण किशोर या तो चाहते हैं कि भाई अनुशासन समिति इन पर एक्शन ले ले, बात निकल जाए। अनुशासन समिति जैसे ही एक्शन ले, विधायक की तो ये छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद फिर चक्रवात में तो इधर भी जा सकते हैं ना। चक्रवात में आप पतवार अपने हाथ में नहीं होती, चक्रवात में आप किधर भी जा सकते हैं। अब हो सकता है कि वो आप भगवा की तरफ चले जाएं, हो सकता है, क्योंकि आपका इतिहास बहुत कुछ कहता है। इतिहास है उनका, वही कहेंगे आपका इतिहास बहुत कुछ कहता है। तो वो समझ रहे हैं कि डूबता कश्ती में वो सवार नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि हम लोग सियासी एनालिसिस कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है, हम हो सकता है कि बात करें। ऐसे वे अभी तक जो बोल रहे हैं, वे कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है सही तरीके से राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ा हो सकती और भाजपा पर हमलावर है। अब भाजपा पर कितने हमलावर हैं, कितने दिल से हैं, कितने सीना पर पत्थर रख के हैं, वो अलग सवाल है, लेकिन सो यही कर रहे हैं कि भाजपा पर हमलावर है। देखिए, राधा कृष्ण किशोर अच्छे आदमी ऐसे हैं कि वो कल वो पलामू में थे, आज भी पलामू में है। हाँ, तो कल वो पलामू में थे, तो पलामू में उन्होंने बोला कि अगर मतलब पीएम बोले थे कि अर्बन नक्सलियों की टीम है कांग्रेस, जिस पर उन्होंने प्रतिकार करते हुए कहा है कि भाई अगर कांग्रेस अर्बन नक्सलियों की टीम है तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की टीम बीजेपी है। तो ऐसा नहीं हो, अब बीच बीच में अपने आप को वो क्लीन भी कर रहे हैं इस तरीके का बयान देकर के, मतलब वो सस्पेंस छोड़ रहे हैं। ये मंझे हुए राजनीतिक जो कलाकार होता है, राजनीतिक एक होता है, एक राजनीतिक कलाकार होता है। कांग्रेस में राजनीतिक कलाकार लोग हैं, इरफान अंसारी राजनीतिक कलाकार है, राधा कृष्ण किशोर राजनीतिक रूप से कलाकार है, कला का जो मुजाहिरा वो करते रहते हैं, तो अपने कला का मुजाहिरा कर रहे हैं। अब आप देखो, कांग्रेस के कुछ नेताओं से मेरी भी बात हुई, वो ठीक है सामने नहीं आ रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, पर जिस तरह से 300 या 324 का ये जंबो जेट विमान तैयार किया गया, अमूमन लोग नाखुश हैं। भाई नाखुश होंगे ही, आप समझिए एक बात को।
आलमगीर आलम को आप समिति में जगह थे, आलमगीर आलम अभी आपके किस काम के? उनकी पत्नी को भी देना है। और गजब बात, एक तस्वीर थी, वो तस्वीर अभी फुर्सत मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे सहयोगी रंजीत है, तो रंजीत ने एक तस्वीर दिखाई, उसमें एक में केशव महतो कमलेश के मुंह में मिठाई है, 3 लोग इधर वो मिठाई हाथ में लेकर के रखे हुए हैं और 3 लोग इधर भी मिठाई हाथ में रखे, और वही 6 लोग जो हैं घूम फिर के या तो वो या उनके बेटे या उनका भाई या उनका भतीजा अलग अलग समितियों में। तो इसको लेकर के ही सवाल उठ रहे हैं कि भाई कुछ खास लोग, उनके रिलेटिव, उनके चाहने वाले, उनके चाटुकार, बस उनको ही समिति में जगह दी गई। समिति का विरोध नहीं है, समिति में जिन लोगों को जगह दी गई है उसका विरोध है। मैंने एक तरफ देखें अभिषेक जी के पूरी कांग्रेस की सूची को देखें तो वहां पूरा भाई भतीजावाद नजर आएगा आपको। माने एक ही परिवार के तमाम लोग वहां मौजूद हैं। लग रहा है कि और झारखंड में पूरे 2-4-10 परिवार है और उसी परिवार की झोली में पूरी कांग्रेस है। अच्छा, कांग्रेस के साथ यही विडंबना है। विडंबना ये है कि अब राहुल गांधी देखते हैं कि नहीं इन चीजों को? राहुल गांधी खुद क्या देखेंगे? राहुल गांधी खुद क्या है? राहुल गांधी खुद क्या है? किस चीज का उदाहरण है वो? वंशवाद का। वंशवाद का उदाहरण है। हेमंत सोरेन किस चीज का? वंशवाद का। तो कांग्रेस का तो मजबूरी है, इन 314 लोगों को लेकर के वो आवाज बुलंद कर सकती है, लेकिन ऊपर राहुल गांधी को लेकर आवाज बुलंद नहीं कर सकती। जिसके साथ गठबंधन में उस पार्टी के लिए वो आवाज बुलंद नहीं कर सकती। उनसे ज्यादा वंशवाद और क्या होगा? उनसे ज्यादा वंशवाद, और उसको आप मजबूरी कहिए, जो भी कहिए, वंशवाद छोड़ने की कोशिश हेमंत सोरेन ने की थी, तो नतीजा सामने चाचा चंपाए तो तीसरे जादूगर निकले। 2 जादूगर की चर्चा आपने कर ली, तीसरे जादूगर चाचा चंपाए निकले। मुख्यमंत्री बनाया भतीजा हेमंत ने। वो दिल्ली जाते हैं, काला चश्मा पहनते हैं, एरोप्लेन से बंगाल कामाख्या मंदिर होते हुए पहुंच जाते हैं। बस यही है ना, तो इसीलिए उनकी मजबूरी कही है कि वंशवाद है, जो भी है। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी यही है, इन 314 जो कमिटियां बनी है, 314 लोगों की, तो अब परिसीमन की अलग कमेटी बनी है, जनगणना की अलग, जातीय जनगणना की अलग बनी है, प्रदेश समिति अलग बनी, इतनी सारी समितियां बनी। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं आपको बताऊं देवेंद्र जी, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि केशव महतो कमलेश एक अच्छे आदमी, मतलब उनके मुंह से अपना बहुत आक्रामक, बहुत विरोधाभासी इस तरीके के बयान नहीं सुने। सॉफ्ट आदमी है, और प्रदेश प्रभारी भी सॉफ्ट आदमी है, वो राउंड टेबल में कॉफी पीने वाले हैं। आरपीएन सिंह जो प्रदेश प्रभारी थे, आरपीएन सिंह, मुझे याद आता है, आरपीएन सिंह जब जाते थे सीएम आवास में मिलने के लिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आरपीएन सिंह को मिलने का समय नहीं दिया गया। आरपीएन सिंह को मिलना है तो मिलना है। इसके बाद जब आए अविनाश पांडे, अविनाश पांडे भी ले दे के प्रेशर उतना ही रहता। गुलाम मीर बहुत हद तक सॉफ्ट थे, लेकिन के राजू एकदम ही सॉफ्ट है। तो कुल मिला करके कार्यकर्ताओं के अंदर जो गुस्सा है वो धीरे धीरे उठा है। आपने कहा कि के राजू बिल्कुल सॉफ्ट है, ये उनकी कमजोरी है या मजबूरी है? कमजोरी इसलिए कि हो सकता है कि वो प्रशासनिक अनुभव लेकर के आए हैं, खांटी राजनेता नहीं है, तो उसके चलते चीजों को दूसरे नजरिए से देखते होंगे। और मजबूरी ये कि यदि हेमंत सोरेन की थोड़ा भी कान पकड़ने की कोशिश की तो वो कहेगा, जा बंदा तू निकल, हमारे सामने भाजपा खड़ी है दरवाजे पर। अच्छा आदमी होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपकी पैंट उतार के ले गया। आप समझिए, रमा खलको एक दमदार प्रत्याशी थी रांची के लिए। रमा खलको के सामने अपने प्रत्याशी उतार करके रमा खलको को हरवा दिया। रमा खलको को हरवा दिया आपने। ये जीती हुई सीट थी आपकी, जिसको आपने हरवा दिया। तो इसी समय से अंदर में गुस्सा, जो कार्यकर्ता है उनके कार्यकर्ताओं के अंदर में गुस्सा है। आप सोचिए, ठीक है, आप ये जो आप बैकफुट पर है ना, इसका इम्पैक्ट आप सोचिए कि आपको बंगाल में भी झेलना पड़ रहा है, असम में, सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, आप इसका इम्पैक्ट देखिए कि कहां कहां आपको झेलना पड़ रहा है। आप सोच रहे हैं कि आपको विशाला नाग बोल दे रही है आपकी सहयोगी पार्टी, मतलब बिना हेमंत सोरेन के आदेश के वो बोल दिए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुख्यमंत्री जो है वो आपके विरोधी, आप मतलब इतना तो दूध रोटी आप भी खाते होंगे, कैल्शियम आपके दिमाग में भी होगा कि आपको समझ में आता होगा कि हेमंत सोरेन असम में अगर हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे तो वो विकेट किसका गिरा रहे थे, इतना तो समझ होगा। तो ये तमाम चीजें जब आप देख रहे तो ऐसी भी क्या मजबूरी सकता है कि उससे बेहतर आप विपक्ष में बैठिए। फिर जब आप एक ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हैं, जब आप एक काम आपका मंत्री कर ही नहीं सकता है, जब आपको सरेआह जलील होना, तो फिर ऐसी सत्ता किस काम की? सत्ता में आप क्यों बैठते हैं? कि आप काम करवा सकें, आप शक्ति में रह सकें, कि सिर्फ इसलिए कि वहां पर बोल सके कि हमारा मंत्री है, 4 गो गाड़ी आगे 4 गो गाड़ी पीछे। सत्ता में आदमी इसलिए रहता ना
भाई दिल्ली दरबार के कुछ डिमांड होती होगी तो डिमांड पूरा होता हो, बहुत सारी चीजें होती है, ये टेक्निकल चीजें हैं और होती है ये चीजें। जब आपकी ये सारी चीजें हो नहीं रही हैं, आपकी पैंट ही उतार ली जा रही है, तो फिर आपको सत्ता में रहने का फायदा क्या है? कोई मतलब नहीं है ना। फिर तो आप राधा कृष्ण किशोर की चिट्ठियां जलते रहिए। तो राधा कृष्ण किशोर इसी तरह से सियासी भूचाल करते करते रहेंगे। रहेंगे। अंतिम इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है? अंतिम निष्कर्ष देखिए, कांग्रेस सेल्फ गोल करने की स्थिति में है नहीं, अनुशासन समिति कुछ नहीं करेगी। मैंने फिर बोला कि प्रदेश प्रभारी सॉफ्ट आदमी है, चाय पियेंगे। आप सिंपल सा एक एग्जांपल देखिए, मैं पत्रकार होकर के, आप मेरी बात पर ऐतराज जताइएगा मैं अगर गलत हूं तो। इरफान अंसारी हजारीबाग गए, हजारीबाग में पत्रकारों की पिटाई हुई। इरफान अंसारी से पहले आपको याद होगा सीएम कल्पना सोरेन के सिक्योरिटी ने एक पत्रकार को धक्का दे दिया था। क्या हमारी पत्रकार बिरादरी में इतनी हिम्मत है कि वो हेमंत सोरेन का पुतला उस समय जलाएगी? हम कमजोर आदमी को देख करके, सबसे कमजोर मंत्री इरफान अंसारी और ऊपर से वो बेचारा मुसलमान है, ठीक है। पत्रकार पर अगर हमला हुआ तो आप इरफान अंसारी को बर्खास्त कौन करेगा? अभिषेक भारती करेगा। जो बर्खास्त करेगा, अगर एसपी एक्शन नहीं ले रहे तो डीजीपी के पास जाइए, डीजीपी एक्शन नहीं ले रहा, डीजीपी एसपी दोनों का पुतला जलाइए। तो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। तो कुल मिलाकर के देखिए, ऐसा है कि हेमंत सोरेन के लपेटे में इरफान आ चुके हैं, पूरी कांग्रेस आ चुकी है, राधा कृष्ण किशोर भी अब जो है वो चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में कई मामले अब जांच के दायरे में भी आ चुके हैं। अरे बॉस, ऊर्जा विभाग में कल एक खबर मैंने चलाई है कि भाई 25 साल में एक हर महीना में करोड़ों का स्क्रैप निकलता है। 25 साल में ऊर्जा विभाग मेरे पास 0 स्क्रैप है। ये घोटाला नहीं है, ये घोटाला नहीं है। कोयला चोरी, बालू चोरी, ये घोटाला नहीं है। इस पर तो बहुत मुखर नहीं होते हैं। स्वास्थ्य विभाग पर सब मुखर कहा है, हमको ही बताइए। बोला तो कि जो कमजोर होता है ना, उसकी बीवी को सब आंख मार के निकल जाता है। और हमारे इरफान अंसारी भाई कमजोर आदमी है सत्ता में, जिनकी कुर्सी को सब डुला के निकल जाना, ठीक है। राधा कृष्ण किशोर अभी चल किधर से रहे हैं, ये देखना समझने की बात है। ये बड़ी बात है। राधा कृष्ण किशोर की जो पूरी बैटिंग हो रही है, वो किसके लिए हो रही है, क्यों हो रही है? खैर, हम चलते हैं दूसरे मुद्दे की ओर। आसाम, वही आसाम जहां हेमंत सोरेन अपनी हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे और उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया जा रहा था। उस वक्त सीएम हेमंत ने मोबाइल से सभा को संबोधित किया। आज आसाम की स्थिति क्या है? आसाम में हेमंता की तो वापसी हो गई, लेकिन जो विपक्ष है वह काबिले तारीफ है। यानी विपक्ष में 24 चेहरे हैं और उस 24 चेहरे में से 22 मुसलमान हैं। यानी भाजपा का जो सपना रहा था, संघ का जो पॉलिटिक्स का डिजाइन रहा था, वह पूरा हो गया। कांग्रेस भाजपा और आरएसएस या इस्टेब्लिश करने में सफल हो गई कि कांग्रेस मतलब मुसलमान। सिर्फ आसाम विधानसभा में सिर्फ 2 ही, विपक्ष में सिर्फ 2 ही चेहरे बचे हैं। इसे किस रूप में आप लेते हैं? देखिए, जो जिस लायक होता है ना उसके साथ वही होता है। मैं आपको बताऊं, इसमें तारीफ आप आरएसएस और इसकी मत करिए, इसमें आप हंसिए देश के मुसलमानों की बेवकूफी पे। अच्छा। वही मुसलमान बंगाल में भी है ना जी, वही मुसलमान कांग्रेस की जगह तृणमूल कांग्रेस को वोट कर रहा है, और वही मुसलमान असम में जो है वो वोट कर रहा है कांग्रेस को। तो आरएसएस और बीजेपी ने असम में जो सिनेरियो बनाया, नैरेटिव ये सेट था कि भाई कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। और वही बीजेपी और वही आरएसएस ने बंगाल में नैरेटिव क्या बना दिया कि टीएमसी मुस्लिमों की पार्टी है। यही ना है। मतलब आज का जो एक सोच है, वो मुंडी कटवा लेगा लेकिन मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा। और वोट भी वो उसी को देगा। उसको सामने ये नहीं देखना है कि सामने में कांग्रेस है कि टीएमसी है कि जेएमएम है। उसको देखना है कि जेएमएम बीजेपी को हरा सकता है। जो भाजपा का मुड़ी काटेगा मुसलमान उसको वोट देगा कि भाई ये बीजेपी को हरा सकता है कि नहीं हरा सकता, मेरा वोट तो उसको है। और ये एक मुश्त वोट पर। अब तो बीजेपी की जितनी रणनीति है, वो रणनीति इसी आधार पर बन रही है, मैं तो मुस्लिम वोट मुझे चाहिए ही नहीं, अब मुझे मिलेगा भी नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं। मतलब पहले था, पहला कार्यकाल में कि सबका साथ सबका विकास। अब कल शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं जो हमारे साथ उसका विकास, क्लियर बोल रहे हैं, जो हमारे साथ उसका विकास। तो कुल मिलाकर के देखिए, ये कांग्रेस को सोचना नहीं है। कांग्रेस क्या सोचेगी? सोचना देश के मुसलमान को, देश के मुसलमान को सोचना है कि वो जो कर रहे हैं ना, इसके कारण ना ये जो सनातन समाज है
ये एकजुट हो रहा है। मतलब उसमें पिछड़ा था, ओबीसी है, उसमें आदिवासी है, उसमें ब्राह्मण है, उसमें भूमिहार है, उसमें राजपूत, ये सब एक साथ हो गए। कि नहीं, अगर मतलब वो जो एक बटोगे तो कटोगे का नारा था ना, उसको इन्होंने एकदम सुदृढ़, इन्होंने खुद किया, मुस्लिमों ने किया। ये मुस्लिमों ने किया। देश के मुसलमान को ये समझना पड़ेगा कि जो गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा, जो सही है उसको सही बोलना पड़ेगा। खैर मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा था कि आसाम और बंगाल छोड़ दीजिए, भाजपा अब झारखंड में भी यही नैरेटिव सेट कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब मुस्लिम मुक्ति मोर्चा, तो वो जो एजेंडा है अब झारखंड में आने वाला है, और झारखंड में हेमंत सोरेन के चेहरे को अब मुसलमान चेहरा बताया जाएगा। 3 पॉइंट में बीजेपी ने, मैं आपको बता देता हूँ, 3 पॉइंट में बीजेपी ने झारखंड के लिए अपना प्लान सेट कर दिया, जैसे बंगाल में किया था। पहला पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट है, यहाँ पर उसको पता है बीजेपी को कि एसटी जो वोटर्स है वो हेमंत की तरफ बहुत डिवोटेड है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो उसने 3 पॉइंट्स में जो रखा है, पहला पॉइंट ये रखा है, एसटी वोटर्स अगर नहीं हो तो प्लान बी मेरे पास क्या होगा? वो प्लान बी कुर्मी। पिछली बार आपने देखा था ना कि भाई मोदी अमित शाह जंगल महल में अगर सभा भी करते थे तो कुर्मी पर बहुत फोकस नहीं, उसके लिए उन्होंने सुदेश महतो, अजीत महतो का इस बार खुद मोर्चा संभाला। मैं दूंगा कुड़माली को 8वीं अनुसूची में जगह, शहीद रघुनाथ महतो को शहीदों की सूची में मैं शामिल करूंगा। ये किया, जंगल महल ने एक मुश्त कुर्मी वोट, 40 में से 38, एकदम एक मुश्त कुर्मी वोट पड़ा है। यही फॉर्मूला झारखंड में भी आप लिख के ले लीजिए, आजसू जयराम जेल के हम कुछ नहीं, ये मोदी शाह खुद संभालेंगे, और हो सकता है किसी युवा बीजेपी के चेहरे को आगे लाया जाए, लेकिन कुर्मी वोटर्स पर फोकस पहला। दूसरा, जो आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं, यहाँ 2 नैरेटिव बनेंगे, सिर्फ मुसलमान के खिलाफ नहीं, नैरेटिव क्रिश्चियन के खिलाफ भी बनेगा, धर्मांतरण, डीलिस्टिंग और घुसपैठ, इन दोनों मुद्दों को, और इन दोनों मुद्दों को हवा देने के लिए बीजेपी ने अपने जो व्यवस्था टाइट कर रखी है। चंपाई सोरेन, इधर निशा भगत जैसे जो लोग हैं, निशा उरांव जैसे लोग हैं, तो ये तमाम लोगों को मतलब डीलिस्टिंग और घुसपैठ जैसे मुद्दे पर जबरदस्त आक्रमण रहेगा। और तीसरा, जो बीजेपी के ठंडे बस्ते, एकदम ठंडे फ्रिज में पड़े हुए नेता हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, जिनका हाथ पैर भी अब नहीं हिल पाता, मतलब खाना बासी हो जाता तो फ्रिज में रखते हैं, बस ये वही नेता फ्रिज में रखे हुए नेता। तो भाई जब भूख लगेगी तब इनको खाया जाएगा, जब बहुत भूख लगे तो बीजेपी उस भूख का इंतजार कर रही है कि भ्रष्टाचार तुम लोग खेलो। झारखंड के लोगों को इन सबसे फर्क नहीं पड़ता भ्रष्टाचार से, लेकिन इनको रखा कि ठीक है तुम भ्रष्टाचार चुप खेलो, अपनी जिप्सी खराब करो, बोलो कि मेरी सिक्योरिटी के साथ खेला हो रहा है, और जो है तुम अपना जो मतलब यहाँ इतना घोटाला वहां उतना घोटाला, इन सब मुद्दों पर तुम लोग माहौल गर्म करो। तो इनको इन्हीं सब चीजों के लिए रखा गया। बाकी इन पुराने चावलों पर बीजेपी को बहुत ज्यादा विश्वास है नहीं। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष भी आदित्य साहू बहुत सॉफ्ट स्कूल, मतलब केशव महतो कमलेश के टक्कर का प्रदेश अध्यक्ष दिया है। नहीं, आपको याद आया हमें कांग्रेस का तो हाल हम लोगों ने देख लिया, पूरी जो 324 की सूची है वो वंशवाद का जीता जागता सबूत है। उधर से यानी भाजपा ने जिस कमेटी का निर्माण किया, सारे उसमें से मोस्टली लोग पिछला चुनाव हारो हुए की फौज है, माने ऐसे लोग जो चैंपियन है हारने में, उनको लगाया गया है कि जाओ तो हेमंत का मुकाबला करो। ये बेचारे के कहां टंगड़ी टूट जाएगा, कहां कमर टूट जाएगा, ये क्षमता। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, इस कोर कमेटी में हिमंता बिस्वा शर्मा को भी तो जगह नहीं, नेता कहां से लाए? हाँ, ये बात, नेता जो ऊपर बैठे लोग नीचे वाले नेता को आगे आने जाना नहीं चाहते, आगे नहीं आने दे रहे। आप देखिए ना, घूम फिर के वही 4 नेता, 5 नेता, 6 नेता, इसमें से मैक्सिमम नेता ऐसे हैं जो अपने बल पर अगर 500 लोगों की भीड़ खड़ी कर देना हम मान जाएंगे। 500 नेता लोगों की भीड़ खड़ी कर दे, नहीं है, चेहरा एक ही हो गया पीएम मोदी, दूसरा कोई चेहरा नहीं। जो बंगाल में हुए भाई, यहाँ वाला फॉर्मूला भी उनको मिल गया। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक भारती जी, आपने सुना इनका वही चिरपरिचित दिलचस्प अंदाज, और ये मत समझिएगा, भूल से भी मत समझिएगा, कोई लगातार ज्वाइन करने वाले हैं, लगातार ही आपको लगातार में देवेंद्र मिलेंगे, और भारत मित्र में आज भी अभिषेक ही मिलेंगे। कोई खिचड़ी नहीं पकने वाली है, तमाम खिचड़ी का जो अंदाजा आप लोग लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। खैर, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।